हेलो वन, दिस इज ये ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कंपनी ऑडिट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नवंबर 21 के लिए तो और स्पेशल हो जाता है बिकॉज सर इसके अंदर आया अमेंडमेंट्स। राइट, स्टार्ट करें। सर कंपनी ऑडिट के अंदर हमारे पास क्या क्या कंटेंट है हमें कवर करना है? सर सेक्शन 139 से लेके 148 तक। और क्या रिवाइज करेंगे? हम रिवाइज करेंगे सेक्शन 177 एंड 128 और कारो 16 एंड सर एसए 299। राइट, चलिए सर स्टार्ट करते 139 के साथ। सेक्शन 139 किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में। उसने 5 प्रोविजंस कवर करे हैं। पहला, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सर कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, किस किस केस में हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं 139। सर सेक्शन 139 ने बोला, सर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करके चलना। सेक्शन 139 ने बोला कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन करेगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कब तक करेंगे? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब रजिस्टर हो जाएगी उसको 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते तो मेंबर करेंगे 90 दिन के अंदर। ठीक है सर। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी सीएजी करेगा 60 दिन के अंदर। वही 60 दिन कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर सीएजी नहीं कर पाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे सर 30 दिन के अंदर। अगर वो भी फेल हो जाते तो कौन करेगा? सर मेंबर्स करेंगे 60 डेज के अंदर। बात समझ में आई? फर्स्ट ऑडिटर कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस हेल्ड करके रखेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सर इनके साथ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन करेगा? मेंबर्स इन एजीएम। और कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा सर ऑडिटर? जिस एजीएम में अपॉइंट होता है उससे लेके 6 एजीएम तक, मतलब 5 ईयर्स तक। बात समझ में आई? इनके साथ गवर्नमेंट कंपनी सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी करेगा। कब करेगा? विद इन द 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ईयर। 1 अप्रैल से 180 डेज के अंदर सीएजी करेगा। और कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। मतलब सर यहाँ पे 5 साल के लिए हेल्ड करता है, यहाँ पे हर साल रीअपॉइंटमेंट होगा। सर देखो ये वाला कंफ्यूजन ना खाली फर्स्ट ऑडिटर के लिए आता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए सिंपल है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में मेंबर्स करेंगे और गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी करेगा। चलिए सर अब बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी की। कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? इनके साथ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन करेगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कब करेंगे? विद इन 30 डेज। जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगा उससे 30 दिन के अंदर। जब कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी उसके 30 दिन के अंदर कौन करेगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन, मतलब ऑडिटर ने खुद रिजाइन किया तो कौन अपॉइंट कर रहे हैं? सर अपॉइंटमेंट तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। किसका? मेंबर्स का, जनरल मीटिंग के अंदर। बात समझ आए? अब बात होती है सर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा? सर सीएजी करेगा। वही 30 दिन। 30 दिन कहाँ से? जब से कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी। अगर वो नहीं कर पाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कितने दिन के अंदर? सर 30 दिन के अंदर। राइट, चलिए सर ये वाला बाद में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि वो ऑडिटर को इन्फॉर्म करे कि सर आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, नॉर्मल चीज। दूसरा वो मेंबर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। पहले ऑडिटर को इन्फॉर्म करे, दूसरा रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। इसके लिए वो कौन सा फॉर्म फिल करेगा? आईडीटी 1। एडीटी 1 के अंदर करेगा 15 दिन के अंदर। जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर एडीटी 1 सबमिट हो जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास। ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात है सर ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट, कि सर वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले रिटर्न कंसेंट दे कंपनी को। क्या कंसेंट देगा? कि सर हाँ मैं यहाँ पे एज ए ऑडिटर काम करने के लिए एग्री कर रहा हूँ। दूसरी चीज वो एक सर्टिफाइड करके दे, वो सर्टिफिकेशन दे। किस किस चीज के ऊपर? ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सर। क्या क्या सर्टिफाइड करके दे कि उसका अपॉइंटमेंट एज पर कंडीशन हो रहा है, वो सेक्शन 141 के साथ कंप्लाई कर रहा है। सर सेक्शन 141 के अंदर क्या है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कि कौन एक ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। थर्ड वो विद इन द लिमिट। इसका क्या मतलब है सर? सेक्शन 141 सेक्शन 3 का क्लोज जी बोलते हैं कि कुछ एक ऑडिटर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑडिट ही कर सकता है, तो उसको यहाँ पे बताना है कि सर विद इन द लिमिट है। जितने लॉ में लिखे गए हैं वो उतने ही ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, अगर कोई प्रोसीड उसके अंगेंस्ट चल रही है तो उसकी लिस्ट ऑफ कंपनी को दे दोगे। बात समझ में आई?
अब है सर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। किस किस केस में हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बात कर लूंगी कि किस किस केस में हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते। पहला केस, ऑडिटर खुद बोल दे कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, या तो ऑडिटर खुद बोल दे या फिर मेंबर्स एसआर पास कर दें कि सर हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, या फिर ये एसआर पास कर दे हम इसके अलावा किसी और को अपॉइंट करेंगे। या तो ऑडिटर अपनी अनविलिंगनेस दिखा दे या मेंबर्स अपनी अनविलिंगनेस दिखा दे, तो हम सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और किस किस केस में हम रीअपॉइंट कर सकते हैं। पहला, नॉट डिसक्वालिफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट। सर अभी मैंने बोला सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले रीअपॉइंट करने से पहले देख लेना कि कहीं डिसक्वालिफिकेशन तो कोई अट्रैक्ट नहीं हो रही। दूसरी चीज, अगर किसी साल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, कि अगर किसी साल एजीएम होती है लेकिन एजीएम के अंदर कोई नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता, तो सर क्या होगा। अगर नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहा ना, जो पुराना ऑडिटर था वो ही कंटिन्यू करता रहेगा। बात समझ पाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना केस स्टडी के लिए, राइट। चलिए सर आ जाते हैं रोटेशन के ऊपर। सर सेक्शन रोटेशन बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो ऑडिटर को, सेम ऑडिटर को खाली कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकती हैं। मतलब सर सेक्शन रोटेशन ने बोला कि आप सेम ऑडिटर को कब तक अपॉइंट कर सकते हो। सर सेक्शन ने तीन चीजें बोली हैं, मतलब यहाँ पे तीन लिमिट है। उसने बोला ये स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो एक ऑडिटर को मैक्सिमम इतने पीरियड के लिए अपॉइंट करती है, इसके बाद उसे अपना ऑडिटर चेंज करना ही पड़ेगा। चलो कौन कौन सी कंपनीज है वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोविजन क्या है। अगर इन्होंने किसी इंडिविजुअल को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, एक टर्म के लिए, एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद उससे वो 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर उसी को अपॉइंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको वापस अपॉइंट कर सकते हो। प्रोविजन समझ में आया। रोटेशन का मतलब है रोटेट करते रहो, सेम ऑडिटर को जिंदगी भर मत चलाओ। उसने बोला कि अगर आपने इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट किया है तो उसको आप एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपने फर्म को अपॉइंट किया तो उसको आप 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो। अगर उन सबको रीअपॉइंट करना चाहते हो एक टर्म के बाद तो सिर्फ 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। यही फर्म के केस में भी 2 टर्म्स के बाद अगर आप रीअपॉइंट करना चाहते हो तो सिर्फ 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। 5 साल के बाद वापस आप रीअपॉइंट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। अब सर यहाँ पे जो बेसिक कंफ्यूजन होती है ना, वो होती है इस चीज से। सर एक्ट में लिखा हुआ है कि हम खाली एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। एक टर्म मैक्सिमम 5 ईयर्स का हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, बच्चों को पता है क्या लगता है कि हम एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। नहीं सर, हम ऑडिटर को एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं जो मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि सर मान लो किसी ऑडिटर को मैंने अपॉइंट किया 3 साल के लिए, तो क्या मैं उसको फिर 2 साल के लिए और अपॉइंट कर सकती हूँ? नहीं, मैं सिर्फ एक बार अपॉइंट कर सकती हूँ, और वो एक बार जो मैं अपॉइंट कर दूंगी वो मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, वो भी कंटिन्यू। ठीक है सर। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 साल के लिए कर लिया ना तो मेरा एक टर्म खत्म हो गया, बिकॉज लिखा क्या हुआ है एक्ट के अंदर कि आप एक ऑडिटर को एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, और वो एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। बात समझ में आई। ऐसे ही फर्म के अंदर आप 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, और एक टर्म कितने साल का होता है सर? 5 साल का। बात समझ में आई आपको? ठीक है सर। तो आपने अगर इंडिविजुअल को अपॉइंट किया तो आप एक टर्म के लिए कर सकते हो, फर्म को अपॉइंट किया तो 2 टर्म्स के लिए कर सकते हो, और एक टर्म का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 5 साल, राइट। तो उसके बाद अगर उसका आपने एक टर्म के लिए अपॉइंट कर लिया, फिर आपको एटलीस्ट 5 साल का ब्रेक तो देना पड़ेगा रीअपॉइंट करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? और एक कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर रोटेशन लगता है? कौन कौन सी है सर? लिस्टेड कंपनी के ऊपर, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है लेकिन उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या एनी कंपनी। एनी कंपनी का क्या मतलब है सर? ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, जिसका बोरोइंग
कितना है सर, या बोरिंग्स या पब्लिक डिपॉजिट कितना है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। बात समझ पाए। हो सकता है सर कोई प्राइवेट कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल तो 8 करोड़ है, लेकिन अगर उसने बोरिंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा ले रखा तो उसके ऊपर भी रोटेशन लग जाएगा। बात समझ पे आई। और रोटेशन किस पे नहीं लगता, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी के ऊपर। बात समझ में आई सर। ये था आपका पूरा का पूरा सेक्शन 139, राइट। चलिए सर 140 पे जाने से पहले ना मैं 142 रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर यही पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए। सर 142 ने बोला कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन अपॉइंट कर सकता है। 142 कहते हैं रेम्युनरेशन जर्नल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होता है, मतलब मेंबर्स अपॉइंट, रेम्युनरेशन मेंबर्स डिसाइड करते हैं जर्नल मीटिंग के अंदर। जर्नल मीटिंग के अंदर या तो वो कितना फीस कितना रेम्युनरेशन देना है ये डिसाइड करते हैं, मतलब अमाउंट डिसाइड कर लेंगे, या फिर वो मैनर डिसाइड कर लेंगे जिसके बेसिस पे उसकी रेम्युनरेशन डिसाइड होगी। बात समझ में आई। जर्नली मेंबर्स करते हैं जीएम के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर, या तो अमाउंट या फिर मैनर जिसके बेसिस पे उस अमाउंट का कैलकुलेशन होगा। लेकिन सर फर्स्ट केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे में तो खाली फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे तो वो भी रेम्युनरेशन डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इफ अपॉइंटेड बाय देम, इसका क्या मतलब है सर, देखो अभी हम पढ़ के आए फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं तो मेंबर्स करते हैं, राइट। तो हमने बोला फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है, वो कब कर पाएंगे, अगर उसका अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ही किया है। अगर उसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स ने किया है तो सर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन भी नहीं डिसाइड कर सकते। बात समझ में आई। ठीक है सर, ये था आपका रेम्युनरेशन। क्या क्या इंक्लूड होगा, जो रेम्युनरेशन है, जो फीस है वो, उन्होंने अगर कोई एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया ऑडिटर ने वो भी उसके रेम्युनरेशन के अंदर आएगा सर। उसके अलावा कोई फैसिलिटी अगर हम उनको दिए, ऑडिटर को अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करिए वो भी उसकी रेम्युनरेशन में आएगी। और क्या इंक्लूड नहीं होगा सर, अगर कोई काम हमने उसकी किसी और सर्विस के लिए दिया, ऑडिट के अलावा कोई और सर्विस के लिए अगर हमने कोई रेम्युनरेशन दी है वो इसकी ऑडिट फीस के अंदर नहीं आएगी। बात क्लियर। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है 140, जो बात करता है सर रिमूवल और रेजिग्नेशन के बारे में। सर बेटा देख, इसके अंदर बेसिकली 4 केस कवर होते हैं। एक है रेजिग्नेशन का जहां ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, उसके अलावा 3 केसेस है रिमूवल के। ठीक है सर, इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आया है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से सुनना। पहले मैं बात करूंगी सर रेजिग्नेशन वाले केस की, कि सर ऑडिटर के पास राइट है, वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो रिजाइन करेगा तो अपनी रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर उसे एक स्टेटमेंट जहां पे ये बताएगा सर वो रिजाइन कर रहा है और क्यों कर रहा है विद रीजन, किसको सबमिट करनी है 30 दिन के अंदर, कंपनी को, राइट। उसके अलावा रजिस्ट्रार को, एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो सर सीएजी को भी। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट वो नहीं सबमिट करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सर कितनी, यहीं पे अमेंडमेंट भी आया है सर, मिनिमम 50,000 और उसका फीस विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम अगर कंटिन्यू फेलियर है 30 दिन के बाद वो नहीं कर रहा तो सर 500 रुपए पर डे, और मैक्सिमम कितना सर 2 लाख। ये पहले कितना होता था सर 5 लाख, यही अमेंडमेंट है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आ जाते हैं सर रिमूवल के केस में। सर 3 केस है रिमूवल के। पहला केस है एजीएम के अलावा अगर उससे पहले अगर रिमूव करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा सर। यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे ही पास होगा सर उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन के नेक्स्ट 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल हो एडीटी 2 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर अप्रूवल आ गया तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आप एसआर पास कर लेना सेंटर अपनी मीटिंग बुलवा के। ठीक है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, अगर अप्रूवल आ गया तो 60 दिन के अंदर एसआर पास कर लेना। बात समझ में आई। ठीक है सर, दूसरा कौन सा केस है सर, यहाँ पे था एजीएम से पहले बिफोर द एक्सपायरी अगर रिमूव करना है तो ये प्रोसीजर रहेगा। दूसरा केस है सर, देखो इस वाले केस के अंदर ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
इनिशिएट कर रहे थे रिमूवल। अब केस है स्पेशल नोटिस का, जहां पे मेंबर्स ने स्पेशल नोटिस दिया कंपनी को कि भैया, ये नोटिस में दो चीज लिखी हो सकती है, या तो उन्होंने लिखा है कि सर हमें जो आज का करंट ऑडिटर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स को रीअपॉइंट नहीं करना, या तो ये नोटिस आया है, या स्पेशल नोटिस आया है कि हम मिस्टर वाई को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर स्पेशल नोटिस आया है एजीएम से पहले, तो कंपनी क्या करेगी, इस नोटिस को किसको भेज देगी सर, ऑडिटर को। ऑडिटर के पास राइट है, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अब क्या करेगी कंपनी ने ये नोटिस किसको भेजा, ऑडिटर को। अगर ऑडिटर का राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन टाइमली बेसिस पे आ गया, तो कंपनी क्या करेगी, ये स्पेशल नोटिस जो मेंबर्स ने भेजा था प्लस ऑडिटर का जो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको किसको भेज देगी सर, बाकी सारे के सारे मेंबर्स को, जिनको एजीएम का नोटिस जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। अगर मान लो ऑडिटर ने अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर लेट दिया, तो कंपनी क्या करेगी, तो ऑडिटर के पास राइट है, बिकॉज उसने लेट दिया तो सारे मेंबर्स को तो पहुंच नहीं पाया, तो उसके पास राइट है कि सर वो एजीएम के अंदर उसको रीड कर सके। बात समझ में आई। अगर मेंबर्स वहां पे कन्विंस हो गए उसके रिप्रेजेंट लेटर से तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई और ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कंपनी या किसी भी पर्सन को लगता है कि जो ऑडिटर ने ये रिप्रेजेंटेशन बनाया है ये किसी को एग्रीव्ड कर रहा है, राइट, तो वो क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रार को बोल सकता है कि सर देखो, इस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि वो एग्रीव्ड कर रहा है। अगर रजिस्ट्रार मान जाए तो ना तो ये रिप्रेजेंटेशन लेटर किसी को भेजने की नीड है, ना ही रीड आउट करने की नीड है। राइट, बात समझ में आया सर। पहला केस था सर, सबसे पहले हमने डिस्कस किया रेजिग्नेशन का केस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजाइन करने से पहले उसको इन्फॉर्म करना, मतलब रिजाइन करके 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो पेनल्टी आ जाएगी। अब आया रेजिग्नेशन का केस। रेजिग्नेशन में 3 केस है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जहाँ पे एजीएम के अलावा रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको इनिशिएट कर रहे हैं। दूसरा केस जहाँ पे मेंबर स्पेशल नोटिस दे देते हैं कि सर हमें इसे नहीं अपॉइंट करना, हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन का। थर्ड आ जाता है सर ट्राइब्यूनल, जहां पे ट्राइब्यूनल के पास राइट है कि अगर वो चाहे तो वो ऑडिटर का रिमूवल कर सकती है। बात समझ में आई, चलो डिस्कस करते हैं सर ट्राइब्यूनल कैसे रिमूव। सर अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन से, मतलब अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाए किस चीज के लिए, कि जो ऑडिटर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, चाहे वो फ्रॉड कंपनी ने किया हो या डायरेक्टर या ऑफिसर्स ने किया हो, या फिर वो खुद कोई फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाए कि ऑडिटर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पे भी ट्राइब्यूनल इंक्वायरी कर सकता है। कोई और पर्सन भी ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं कि शायद ये लोग ये ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो वो इंक्वायरी करेगा, सेटिस्फाइड कर सकता है खुद को, या सो मोटो वो इनिशिएट कर सकता है इंक्वायरी। ठीक है, अगर इस इंक्वायरी के बाद ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाए कि सर ऑडिटर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेगा सर, वो नोटिस दे देगा ऑडिटर के रिमूवल का। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अगर कभी भी ट्राइब्यूनल ने किसी को बोल दिया कि सर ये वाला ऑडिटर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, उसने रिमूव कर दिया, तो सर वो ऑडिटर किसी भी एंटिटी के अंदर 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो कहीं भी ऑडिट नहीं कर सकता 5 साल के लिए। 141 किस चीज के बारे में बात करता है सर, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, कि कौन एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और कौन नहीं। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो सर कौन एलिजिबल है, सिर्फ एक सीए, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर। दूसरी चीज, या फिर एक फर्म जिसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो फर्म एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को, जरा सुनना। मान लीजिए किसी फर्म के अंदर 10 पार्टनर है, जिसके अंदर से सर 3 सीएस है, राइट, 3 सीडब्ल्यू है और 4 सी है, तो क्या ये फर्म एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज वहां पे लिखा है सर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, तो उसमें मेजोरिटी कितना हुआ, 6, राइट, एटलीस्ट मेजोरिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एज अ चार्टर्ड, तो यहाँ पे मेजोरिटी किसे लोगे सर,
टोटल में से मेजोरिटी लोग हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी? सर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी। यहाँ पे मेजोरिटी कितनी है सर? सीए की। तो इस फर्म को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि किसे एज अ ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते। एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं अपॉइंट हो सकती, लेकिन एलएलपी हो सकती है। पहली चीज, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर कोई पर्सन या उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर ने अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी है, कहाँ पे सर? कंपनी के अंदर, होल्डिंग कंपनी के अंदर, उसकी सब्सिडरी के अंदर, एसोसिएट कंपनी के अंदर, या होल्डिंग की जो सब्सिडरी है उसके अंदर, या फिर कोई इनडेप्टनेस लेके रखा है, डेप्ट लेके रखा हुआ है 5 लाख से ज्यादा का, या गारंटी सिक्योरिटी दे रखी है 1 लाख से ज्यादा की, राइट? तो वो बंदा एज अ ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता, उसने या उसके पार्टनर ने या उसके रिलेटिव ने। लेकिन सिक्योरिटी के अंदर क्या है सर? रिलेटिव कैन होल्ड 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू तक का सिक्योरिटी रिलेटिव्स हेल्ड कर सकते हैं। एंड 60 डे ऑफ करेक्शन का क्या मतलब है सर? 60 डे ऑफ करेक्शन का मतलब है, मान लो आपके रिलेटिव ने 2 लाख रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स लिए हुए हैं, तो सर आपके पास 60 दिन है वो करेक्ट करवाने का। अगर 60 दिन के अंदर वो वापस 1 लाख पे आ गया तो परफेक्ट है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं। ठीक है सर। अगर कोई पर्सन या उसकी फर्म का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, सर सेम वही एंटिटीज है, बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जाती है, उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे था सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, यहाँ पे एसोसिएट की एसोसिएट की सब्सिडरी के साथ भी अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे रिलेटिव इंक्लूड नहीं है, खाली पर्सन है, पर्सन या उसकी फर्म। ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है बाय द कोर्ट और 10 साल नहीं हुए हैं अब तक उस कन्विक्शन के, तो उस पर्सन को तुम एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करूंगी। अगर कोई पर्सन का रिलेटिव, अगर किसी पर्सन का रिलेटिव कंपनी के अंदर डायरेक्टर या फिर केएमपी है, तो आप उस बंदे को एज ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते। मिस्टर ए है, उसका रिलेटिव अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर है तो उस कंपनी के अंदर मिस्टर ए एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन याद रखना यहाँ पे खाली कंपनी है, होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं बोला, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैंने अभी बोला है। अगर कोई पर्सन फुल टाइम कहीं पे काम कर रहा है तो वो एज अ ऑडिटर किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके अलावा केस स्टडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी हमने डिस्कस किया था 139 के अंदर भी, जहाँ पे ऑडिटेड अपना सर्टिफाइड करके देता है कि वो मिनिमम लिमिट के अंदर काम कर रहा है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लोज नंबर जी ने बताया है कि ऑडिटर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑडिट ले सकता है। तो उसने बताया एक ऑडिटर खाली 20 नंबर ऑफ ऑडिट ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पहली चीज। इसके अंदर ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं। क्या क्या सर? एक तो ये जो 20 की लिमिट है ना, ये इंडिविजुअली चेक करोगे, मतलब एक फर्म के अंदर अगर 10 पार्टनर है ना, तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग अलग से चेक करोगे। मान लीजिए एक फर्म है XYZ लिमिटेड, उसके अंदर 3 पार्टनर है XYZ, तीनों सी है, तो उन सबकी तीनों की अलग अलग से 2020 काउंट होगा। बात समझ में आई? तो ये XYZ कितने ऑडिट ले सकते हैं सर? 60। दूसरी चीज, इस 20 के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? 1% कंपनी, डोमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी, और एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अगर 100 करोड़ से कम है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। बात समझ में आई? सर आप ये लाइन काट देना, ये फाइनल वालों के लिए, इंटर के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कंपनी ऑडिट के लिए लिमिट दिया हुआ है कि 20 अपॉइंट हो सकते हैं, वैसे टैक्स ऑडिट के अंदर भी लिमिट दिया हुआ है कि मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। बात समझ में आई? इसका लास्ट पॉइंट था सर, सेक्शन 141 ने बताया है कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है, अगर कोई सीए या सीए फर्म या उसकी एसोसिएट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो 141 के अंदर लिखी है, तो आप उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी को आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब जरा देखिए 141 की वो कौन कौन से सर्विसेज हैं। वो है सर, अगर आप किसी कंपनी या उसकी एसोसिएट का अकाउंटेंसी या रिटेनरशिप का काम कर रहे हो तो आप वहां पे एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। इंटरनल ऑडिटर हो तो वहां पे आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन या इंप्लीमेंट करवा रहे हो, बिकॉज दिस इज द इंटरनल कंट्रोल ना, मैनेजमेंट का काम है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आप उसको चेक कैसे करोगे? सर ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके काम को कहीं ना कहीं, अगर आप एज ए ऑडिटर काम करते हैं ना, तो आपकी इंडिपेंडेंस हार्ड करते हैं।
राइट। तो इसीलिए बोला गया है अगर आप ये सारी सर्विसेज आप दे रहे हो ना तो आप उस कंपनी में एज ए ऑडिटर मत अपॉइंट हो जाना। बात समझ में आई? ये था आपका सेक्शन 141 एंड 144, राइट। सर इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, 143, जहां पे सर आपका सेक्शन 143 बात करता है पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। चलिए सर सबसे पहले हम बात करेंगे सर पावर्स के बारे में। पावर क्या क्या है, पहली है राइट टू असेस द बुक। सर आपके क्लाइंट की कोई भी बुक ऑफ अकाउंट हो, डॉक्यूमेंट हो, वाउचर्स हो, बिल हो, जो आपको चाहिए, चाहे वो रजिस्टर ऑफिस के अंदर रखे हुए या फिर कहीं और, आप किसी भी टाइम उनको ले सकते हैं। आप सब्सिडरी के इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं अगर वो आपको अपने ऑडिट के लिए चाहिए तो। दूसरा राइट टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सर आप कंपनी के ऑफिसर से, उसके एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको अपने ऑडिट के लिए चाहिए आप वो ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के जितने भी नोटिस हो, जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, सबके सब ऑडिटर को जाएंगी। ऑडिटर के पास राइट हम सारी कम्युनिकेशन को ऑब्टेन करने का। एंड ऑडिटर की ड्यूटी है कि सर वो जनरल मीटिंग खुद अटेंड करे, या तो वो खुद से जनरल मीटिंग अटेंड करे या अपने बिहाफ पे किसी को ऑथराइज कर दे। मतलब हर केस में उसको जर्नल मीटिंग तो अटेंड करनी ही है, अनलेस अंटिल कंपनी ने उसको अलाउ कर दिया कि चल भाई तुम मत आइयो, ठीक है। अदरवाइज उसको हर केस में जनरल मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने बात करी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, तो कि सर वो किसी को भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं? नहीं सर, जिसको भी बनाएगा उसके अंदर दो चीज होनी चाहिए। पहली सर एक तो वो सीए होना चाहिए, प्लस वो 141 के अकॉर्डिंग उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी चाहती तो उसे अपना ऑडिटर भी बना सकती थी, ठीक है। बिकॉज एक्ट में लिखा हुआ है सर, जिसे आप अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे वो एज ए ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए ऑथराइज होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है सर। बात समझ में आई? दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सर राइट ऑफ लियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी। क्या हम अपने क्लाइंट्स के बुक के ऊपर राइट ऑफ लियन लगा सकते हैं इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट? सर जनरल प्रोविजन देखेंगे ना तो इस केस में हमारे पास वो हर चीज है जो जनरल प्रोविजन पे होती है राइट ऑफ लियन लगाने के लिए। लाइक हमारे पास ऑडिटर क्लाइंट की बुक कैसे होंगी, लॉफुल पोजीशन से आई होंगी, हमने उस बुक पे काम भी किया है। और नॉन पेमेंट के केस में क्या हम वो बुक्स अपने पास रख सकते हैं? सर जनरल प्रोविजन देखते हैं तो हमें लगता है यस सर हम रख सकते हैं, लेकिन आईसीआई ने बोल के मना किया है कि भाई वैसे तो तुम राइट ऑफ लियन लगा सकते थे लेकिन तुम लगाओगे नहीं बिकॉज यू आर ए प्रोफेशनल। तुम नॉन पेमेंट के लिए तुम अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करोगे। राइट ऑफ लियन लग तो सकता है लेकिन तुम्हें एक्सरसाइज करने से मना कर दिया आईसीआई ने। बात समझ पाए? क्वेश्चन आए, केस स्टडी आए तो सर ये सारे प्रोविजन लिख के आना, बताना जनरल प्रोविजन के अकॉर्डिंग लग सकता था लेकिन एक्सरसाइज करने से मना कर दिया आईसीआई ने, राइट। सर ये थी आपकी पावर्स। अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं ना, देखो पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पावर्स ना एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछेगा एग्जामिनर कि ऑडिटर की क्या क्या पावर्स है एज पर द कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना ड्यूटीज की, कि वो ड्यूटीज सारी की सारी एक साथ पूछेगा, इसके चांसेस कम है। ड्यूटीज जो आएंगी ना सर वो केस स्टडी या छोटे छोटे केसेस के बेसिस पे आएंगी। लाइक गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांच के केस में कंपनी ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन किन चीजों के बारे में ऑडिटर को इंक्वायरी करना होता है, ठीक है। तो हम स्टडी भी उसी तरीके से करने वाले, कॉन्टिन्यूशन में नहीं पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक क्लोज पढ़ा दूंगी, हम क्वेश्चन बेसिस पे इसको पिक करेंगे, राइट। सबसे पहला सबसेक्शन बात करते हैं इंक्वायरी की। देख बेटा अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि ऑडिटर को किस किस मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी करने का नीड है, तो बेटा ये लिख के आना। इंक्वायरी वर्ड समझ के ना ऐसे 500 वाला ना शॉर्ट नोट मत लिखाना, इंक्वायरी के बारे में मत लिख के आना। यहाँ पे अगर उसने पूछा ना कि किस किस मैटर्स के बारे में ऑडिटर को इंक्वायरी करने का नीड है, तो ये 5 पॉइंट आएंगे। बहुत चांसेस हैं बच्चे गलत कराएं, तो याद रखना मैटर्स यहाँ डिफाइन है कि किस किस चीज के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, और फट्टे भी मत मारना, यही 5 है बस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है सर लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस में आपको क्या चेक करना है? पहला कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन एडवांसेस दिए गए हैं वो कंपनी को हार्म तो नहीं करे, कंपनी को प्रेजुडाइज तो नहीं करी वो टर्म्स एंड कंडीशन, पहली चीज। दूसरी, लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने डिपॉजिट तो नहीं दिखा रखे अपने बुक्स के अंदर, ठीक है सर। फिर आते हैं सर ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन खाली बुक एंट्री हो रखी है, जो ट्रांजेक्शन खाली बुक एंट्री हो रखी है वो कहीं कंपनी को प्रेजुडाइज तो नहीं कर रही है, हार्म तो नहीं कर रही है, ठीक है सर।
दूसरा है इन्वेस्टमेंट। सर अगर आपका क्लाइंट एक बैंक है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनको छोड़ के बाकी किसी भी क्लाइंट ने, आपको इंक्वायरी करना है कि किसी भी क्लाइंट ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दी, ठीक है सर। पर्सनल एक्सपेंडिचर चेक करना, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू तो नहीं दिखाया हुआ। एलोकेशन ऑफ द शेयर, सर शेयर्स एलोकेट अगर कंपनी ने किया होगा उसकी कंसिडरेशन में कैश मिलना होगा। अगर कोई शेयर है जिसके रिगार्डिंग कंसिडरेशन अभी तक मिली नहीं है तो चेक करना, ये नहीं, हमें ये चेक नहीं करना कि मिली है कि नहीं मिली, हमें ये चेक करना अगर नहीं मिली तो क्या वो बुक्स के अंदर लिखी है कि नहीं लिखी है, उसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्लोज है कि नहीं है आपके बुक्स के अंदर। बात समझ पाए? सर एक और चीज, क्या हर केस के अंदर ये आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएंगे? नहीं सर, आप अपने, आपको देखो इंक्वायरी तो करनी है, लेकिन ये आपके ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे कि नहीं आएगा इसके बारे में डिपेंड करेगा। अगर किसी का भी आंसर एडवर्स आता है, मतलब मान लो क्लाइंट ने अपने लोन एडवांसेस डिपॉजिट दिखा रखे हैं, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, इसके बारे में लिख के आओगे कि सर हमने वो इंक्वायरी किया था तो वहां पे ये चीज ऐसी दिखा रखी थी। अगर सब कुछ परफेक्ट है ना, आपको कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती, तो इसके बारे में आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मत लिखना, आपको खाली इंक्वायरी करके छोड़ देना अगर सब कुछ सही है तो। बात समझ में आई? सर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ने बात बताई है कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, मतलब आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा, ठीक है सर। सबसेक्शन 2 ने बोला आपको लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रहे कि नहीं दे रहा, ठीक है। इसके अलावा सबसेक्शन 3 ने कुछ और एडिशनल पॉइंट बताए हैं जो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे, राइट सर। ये सबसेक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पेपर में भी आ सकते हैं कि एज पर द सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बातें आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे, पहली चीज। दूसरी, इसके अंदर अमेंडमेंट आया है तो ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से सुनना। सर सबसेक्शन 3 ने बोला कौन कौन से पॉइंट जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे। पहला, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हुई कि नहीं हुई। दूसरी, फिर आपके क्लाइंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द लॉ बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए। जितनी भी ब्रांचेस थी जिसका ऑडिट किसी और ने किया था तो उसके लिए आपको उस ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट मिली है कि नहीं मिली, और अगर मिली है तो आपने कैसे उस रिपोर्ट के साथ डील किया। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक ऑफ अकाउंट के बेसिस से बने हैं कि नहीं बने। क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एसए के साथ एएस के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका कोई एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर, था आपको उसके ऊपर कमेंट करना है। कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा हो सर, कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अगर होगी तो इसके बारे में आप अपना कमेंट करोगे। अगर कोई डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड है एज पर द कंपनीज एक्ट तो भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखोगे। अपनी बुक्स को अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी एडवर्स कमेंट है तो वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाएगा सर। कंपनी ने आईएफएस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हैं कि नहीं लगाए, ये आपके ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा। कुछ कंपनीज के केस में ये रिपोर्टिंग नहीं जाएगी सर, कौन कौन से हैं? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 1% कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो या फिर उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, प्लस साथ में और नहीं है एंड है, एंड बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम हो, तो सर ऐसी प्राइवेट कंपनीज को आईएफएस के बारे में रिपोर्टिंग करने का नीड नहीं है। उसके अलावा सर जो अमेंडमेंट आया है वो आया है यहाँ पे पॉइंट नंबर जे के अंदर। सर पहले एज पर द रूल 11 हमारे पास 3 पॉइंट होते थे जो हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखने होते थे, अब हमें टोटल 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है सर। ये रूल 11 ने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं सर? पहला, अगर कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग रहती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या कंपनी ने प्रॉपरली वो डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, पहली चीज। दूसरा, जितने भी अफोर्सेबल लॉसेस हैं
उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया है कि नहीं बनाया कंपनी ने, आप इसके बारे में अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखोगे। अगर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के अंदर जो पैसे डालने थे, अगर उसमें कोई डिले हो गया है तो आप उसके बारे में बताओगे। ठीक है सर। पहले ये अदर पॉइंट्स ना एज पर द रूल 11 कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने होते थे। पहले ये 3 ही थे, अब 2 और ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना सर। पहली चीज, सर आप WR लोगे मैनेजमेंट से सर 580, स्टैंडर्ड 580 बात करते हैं WRs के बारे में। तो आप रिटर्न रिप्रेजेंट लेटर लोगे मैनेजमेंट से, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोज है उसके अलावा ऐसा कोई भी लोन या एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किसी और अपनी किसी इंटरमीडिएटरी में नहीं की हुई। जरा ध्यान से सुनना, आप WR लोगे मैनेजमेंट से कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है ना, उसके अलावा कोई और ऐसी लोन एडवांसेस नहीं है जो कंपनी ने अपनी इंटरमीडिएटरी को दे रखी हो, जो इंटरमीडिएटरी ने किसी और एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट किए हो, अदर एंटिटी। बेटा देख, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक्चुअली 3 चीजें हैं, इसको अगर ब्रेक करके पढ़े। पहली चीज तो आपको WR लेना है मैनेजमेंट से, जो ये डिस्क्लोज करे। क्या डिस्क्लोज करे? हमें इस ट्रांजैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, जो ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रखी है कि कंपनी ने अपनी इंटरमीडिएटरी को दिया, उसने किसी और को दिया। हमें बस प्रॉब्लम इस चीज से है कि भैया अगर ऐसी कोई इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन अगर हो रखी है तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट से WR किस चीज के रिगार्डिंग लेना है कि भैया जो ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन है ना, इसके रिगार्डिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज कर दिया, जो डिस्क्लोज करी है, इसके अलावा कोई ऐसी और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं है। बात समझ पाए? बात समझ पाए? बिकॉज पता है बच्चों को, पता है वो लोग इतना पढ़ते हैं ना, वो यहीं पे फैल जाता है कि अच्छा इस चीज से प्रॉब्लम है कि कंपनी ने कोई इनडायरेक्ट ऐसी कोई लोन या एडवांसेस तो नहीं दिए हुए, मतलब कंपनी ने इंटरमीडिएटरी को दिए, इंटरमीडिएटरी ने किसी और एंटिटी को दिए। उनको सिर्फ इसी चीज से प्रॉब्लम हो जाती है। भैया यहाँ पे डिस्क्लोजर किस चीज का जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिखा रखे हैं, देखो ऐसी ट्रांजैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर ऐसी ट्रांजैक्शन करिए बस उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दो, हमें बस ये चाहिए। ठीक है सर, तब WR लोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कोई ऐसी और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, पहला था जहां पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट दे रखी है, दूसरा है जब कंपनी ने फंड रिसीव करे हैं और ये फंड फिर किसी और एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे कंपनी ने इंटरमीडिएटरी को दिया, इंटरमीडिएटरी ने किसी और एंटिटी को दे दिया, एंटिटी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, राइट। दूसरा केस है कंपनी ने रिसीव करे किसी और से और फिर वो फंड किसी और को दे दिए, राइट। सेम वही है सर, ऐसा कोई इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हुआ तो क्या बुक्स के अलावा कहीं और ट्रांजेक्शन तो नहीं है, मतलब जितनी भी ऐसी इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हुई हैं कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। ठीक है सर, इसके अलावा इसी पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 4 के अंदर तीसरा पॉइंट एक और आता है कि खाली WR लेके मत मान जाना, WR ऑथेंटिक है कि नहीं है, मतलब इसके रिगार्डिंग भी थोड़े प्रोसीजर्स कर लेना। खाली मैनेजमेंट ने बोला तो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मान मत जाना, थोड़े से ऑडिट प्रोसीजर खुद भी करके चेक कर लेना। बात समझ में आई? सिर्फ ये छोटी सी अमेंडमेंट है, लैंग्वेज बहुत ट्रिकी लिखी हुई है लेकिन है बस इतनी छोटी सी। बात समझ पाए ना? 3 पॉइंट WR लोगे किस चीज की रिगार्डिंग कि बुक्स में लिखा है कि नहीं लिखा, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस बुक में है कि नहीं है। क्लियर? लास्ट पॉइंट है सर कंप्लायंस विद द सेक्शन 123 123 डिविडेंड के साथ। जब सर 123 किसके बारे में बात करते हैं? डिविडेंड के बारे में। तो कंपनी ने डिविडेंड देते हुए 143 के साथ कंप्लाई किया कि नहीं किया? बात क्लियर? बात समझ में आई? सर आपके सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करते हैं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा? ठीक है बेटा, वैसे अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 4 की, देखो ये आपका सेक्शन सबसेक्शन 2 एंड 3 था,
राइट। अगर मैं सबसेक्शन 4 की बात करूं, सबसेक्शन 4 ने बोला सर कि देखो अब जब भी अगर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तुमने सबसेक्शन 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट ऐड किया है उसके अंदर अगर कभी भी कोई क्वालिफिकेशन होगा तो खाली क्वालिफिकेशन देख के मत आ जाना, साथ में उसका रीजन लिख के आना। जब भी क्वालिफाइड करोगे सबसेक्शन 2 एंड 3 के अंदर तो उन सारे मैटर्स के ऊपर रीजन देख के आना कि क्वालिफिकेशन क्यों दिया है। बात समझ में आए? चलिए सर अब चलते हैं आगे सबसेक्शन 143 के बाकी पॉइंट्स के ऊपर। सर सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 किसके बारे में बात करता है? गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक बात बताओ, ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी अपॉइंट करता है। वो ही अपनी रिपोर्ट इश्यू करता है, डायरेक्शन इश्यू करता है कि भाई तुम्हें किस तरीके से काम करना है। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करता है, उसको डायरेक्शन सीएजी देता है कि कैसे किस किस टॉपिक के ऊपर आपको अपनी ऑडिट किस तरीके से करना है। एंड ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देता है? सर गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी को। एंड रिपोर्ट रिसीव हो जाने के बाद 60 दिन के अंदर अगर सीएजी चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए बोल सकता है। तो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट होगी और सप्लीमेंट्री कमेंट्स जो सीएजी ने किए होंगे हर उस बंदे को रिसीव सेंड किए जाएंगे जिसको ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। बात समझ पाए? सीएजी डायरेक्शन देगा, सीएजी को ही रिपोर्ट देनी है, राइट। और सीएजी चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट के लिए बोल सकता है। ठीक है सर। अब चलते हैं ब्रांच के केस में। सर ब्रांच के केस में एक चीज समझना जरा, सर सेक्शन 128 किसके बारे में कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, राइट। तो एज पर द सेक्शन 128 हम सबको कंपनी को अपनी बुक्स कहाँ मेंटेन करनी होती है? रजिस्टर ऑफिस के अंदर। अगर रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं और उसको अगर रखनी है अपनी बुक्स तो वो क्या करेगा? एसआर पास कर सॉरी बोर्ड रेजुलेशन पास करके 7 दिन की उसकी के अंदर उसकी कॉपी को कहाँ भेज देगा? सर रजिस्ट्रार के अंदर, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है सर कंपनी को अपनी सारी रेलिवेंट बुक रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है। तो इसके अंदर सर ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, लेकिन हो सकता है कि ब्रांच के लिए प्रैक्टिकल ना हो कि वो अपनी हर इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजे? सर रजिस्टर ऑफिस में। तो 128 ने बोला कि अगर ब्रांच के केस में ब्रांच खाली जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका खाली समरी भी पीरियोडिक बेसिस पे रजिस्ट्रार को भेज देगी ना तो भी सफिशिएंट है। बात क्लियर हुई? चलिए सर ब्रांच ऑडिट के केस में कंपनी कैसे काम करेगा, ऑडिटर कैसे काम करेगा? सर पहली चीज तो या तो कंपनी का ऑडिटर जो कंपनी का भी ऑडिट कर रहा है और उसकी ब्रांच का भी ऑडिट करे, सेम हो सकता है, या उसके अलावा किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो भी सीए ही होना चाहिए। लेकिन एक केस है जहां पे आप सीए के अलावा किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपका ब्रांच इंडिया से बाहर है तो सर उस कंट्री के एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंदा सीए के प्लेस पे अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है तो वो अपॉइंट हो जाएगा एज ए ऑडिटर। ठीक है सर। सेम पावर है ब्रांच ऑडिटर के पास जो 143 के अंदर कंपनी के ऑडिटर के पास होती है। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सर कंपनी ऑडिटर को। और जब भी ब्रांच ऑडिट का ऑडिट होगा तो किसके साथ कंप्लाई होगा? सर ऐसे 600 के साथ। ठीक है सर, बात समझ पाए? चलिए ये था आपका सेक्शन सबसेक्शन 5, 6, 7 जो बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। सबसेक्शन 8 बात करता है सर ब्रांच कंपनी के केस में। सर सबसेक्शन 9 एंड 10 ने बात कर रही है जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हैं, ऑडिटर को जब भी वो ऑडिट करेगा उसके साथ कंप्लाई करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर। सबसेक्शन 11 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पावर है, अगर वो चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है कुछ कंपनीज को स्पेशल डिस्क्लोजर्स के लिए जो उसे अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसी पावर को अवेल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर कारो इशू किया, कारो 16। ठीक है, कारो 16 के ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो अलग से डाली हुई है सर, आप प्लीज वहां पे पूरा का पूरा चेक कर लेना। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो गई थी कि कारो 20 आएगा 16 आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया इस बार के लिए क्या है सर, कारो 16 एप्लीकेबल है। ठीक है सर। चलिए लास्ट है सेक्शन सबसेक्शन 12 एंड 13 जो बात करता है फ्रॉड के बारे में। सर फ्रॉड वाला चैप्टर इसको प्लीज इंपॉर्टेंट है करके जाना क्योंकि इसके अंदर आ गया अमेंडमेंट। ठीक है सर। फ्रॉड हम ऑलरेडी फ्रॉड वाले चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं तो एक बार वहां से चेक कर लेना। ठीक है सर। ये था आपका सेक्शन 143।
अब चलते हैं सर किसके ऊपर, सेक्शन 147 के ऊपर। सेक्शन 147 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 147 बात करता है सर पनिशमेंट्स के बारे में, नॉन कंप्लायंसेस के बारे में। अभी तक हम पढ़ के आए हैं सेक्शन 139 से लेकर 146 तक। तो अगर इन सेक्शंस का कंप्लाई नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। ठीक है सर। सबसेक्शन 1 बात करता है कंपनी के ऊपर क्या क्या कंप्लायंस क्या क्या पेनल्टी है सर। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम का फाइन कितना हो सकता है सर, 5 लाख तक का। और ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट 1 साल की, या फिर फाइन होगा 10,000 रुपए, मिनिमम मैक्सिमम 1 लाख रुपए। ठीक है सर। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर ऑडिटर ने डिफॉल्ट किया है इन सब सेक्शंस, इन सारे सेक्शंस के साथ, उसके ऊपर कितना पेनल्टी है सर, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम सर, मैक्सिमम कितना रहेगा सर, 5 लाख, और उसके रेम्युनरेशन का 4 टाइम विच एवर इज लेस। मिनिमम कितना है सर, 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, या फिर उसकी जितनी भी रेम्युनरेशन है उसका 4 टाइम विच एवर द लेस। दिस इज द पेनल्टी जो ऑडिटर के ऊपर लगेगी। लेकिन सर अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ऑडिटर ने जो नॉन कंप्लायंसेस किया है वो विलफुली किया है, नॉनली बेसिस पे किया, मतलब चाह के अगर उसने ये गलतियां करी है, तो सर फाइन कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना, इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर, एंड यहाँ पे और नहीं है, अगर ऑडिटर ने विलफुली फ्रॉड किया होगा, नॉन कंप्लायंसेस किया है, तो सर यहाँ पे क्या है, एंड, तो जेल तो उसको जाना पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक है। और फाइन कितना रहेगा सर, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख, या फिर उसकी रेम्युनरेशन का 8 टाइम विच एवर इज लेस। ठीक है। साथ में सेक्शन 3 ने क्या बोला कि अगर आपकी वजह से, बिकॉज आपने नॉन कंप्लायंसेस किया, किसी को भी कोई लॉस होता है तो आपको वो पे करना पड़ेगा, वो डैमेज उस बंदे को पे करने पड़ेंगे, साथ में अपनी रेम्युनरेशन तो आपको रिफंड करनी ही है। ठीक है सर। ये था आपका कंपनी ऑडिट। इसके अंदर आपके पास क्या क्या बच गया सर, अरे नहीं अभी तो हमारे पास 2 सेक्शंस और पड़े हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 128 एंड 177। ठीक है सर। इसके अलावा सर कारो, चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। बेटा देख सेक्शन 148 ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किया है कि वो चाहे तो वो स्पेसिफाई कर सकती है कि किन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट करवाने का रिक्वायरमेंट है। इसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए हमारे पास क्या है सर, सेक्शन नंबर 148 के अंदर कुछ रूल्स। ठीक है। चलिए सर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 148 लगता किस पे नहीं है। सर मान लो वो कंपनियां जो फॉरेक्स लाके देती हैं उनके ऊपर 148 नहीं लगता। मतलब सर जिनका टोटल रिवेन्यू का 75% से ज्यादा, 75 नहीं बोला मैंने, बोला 75 से ज्यादा किससे आता है, एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। दूसरा, या फिर एसईजेड में काम करते हैं। थर्ड सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो इन सब के ऊपर आपको कॉस्ट सेक्शन 148 नहीं लगता। ठीक है सर। अब इसके अंदर 2 मेन प्रोविजन पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या प्रोविजन पढ़ेंगे सर, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किसका है, कॉस्ट ऑडिट करवाने का रिक्वायरमेंट कब आता है, उसके बाद सर आपका रिपोर्टिंग किस किस को जाएगा, और दूसरा कॉस्ट ऑडिटर किसे अपॉइंट कर सकते हैं, एंड थर्ड रिपोर्टिंग कॉस्ट जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट रहेगी वो किस किस को जाएगी। 4 कॉन्सेप्ट जो मेन है इसके अंदर। ठीक है सर। पहले मैं बात करूंगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसे बनाना है सर, ऐसी कंपनी जिसका टोटल टर्नओवर, मतलब उसकी सर्विसेज प्रोडक्शन जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, उनका टोटल टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग ईयर में 35 करोड़ या उससे ज्यादा था तो उनको क्या बनाने पड़ेंगे सर, कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है। आप CRA 1 के अंदर बनाओगे सर, इसके अंदर सारा का सारा काम ना 4 फॉर्म्स के अंदर होगा, CRA 1, CRA 2, 3 एंड 4। ठीक है। और इसके अंदर सारा, जैसे कि हम पहले सेक्शंस के अंदर जितना हम ROC के बारे में रेफरेंस करते थे, रजिस्ट्रार के बारे में कितना रेफरेंस करते थे, उतना ज्यादा यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम रजिस्ट्रार के बारे में बात नहीं करते। ठीक है। और शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, सारा का सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करती है। चलिए सर, तो पहला है हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे अगर हमारा प्रीसीडिंग ईयर के अंदर टर्नओवर टोटल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज से मिलाकर 35 करोड़ या उससे ज्यादा था। हमारे रिकॉर्ड्स किसमें बनेंगे सर, CRA 1 के अंदर बनेंगे, और इस तरीके से बनेंगे कि उसके बेसिस पे आप कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स और मार्जिन निकाल सको।
बात समझ में आए कि कॉस्ट रिकॉर्ड कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। चलिए सर, अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑडिट के ऊपर। बेटा ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर एग्जामिनर ने पूछा है ना, मतलब जब एग्जामिनर से कमेंट आते हैं ना, तो बच्चे इसके अंदर बहुत गलतियां करके आते हैं। मतलब वो कॉस्ट ऑडिट का लिमिट पूछते हैं ना, तो बच्चे यूजली कॉस्ट रिकॉर्ड का लिमिट लिखाते हैं। ठीक है, तो ना तो इन दोनों के बीच में मतलब ऐसा कोई कनेक्शन है जिसके कनेक्शन से आप याद कर सकते हो। ये दोनों, ये जो लिमिट्स है ना, आपको याद करनी पड़ेंगी। समझ पाए? ठीक है, तो कहीं से भी कनेक्शन ज्यादा बनाने का ट्राई मत करना, अलग अलग सी लिमिट्स है। ठीक है, चलो सर। सर जब बात करते हैं ना कॉस्ट ऑडिट की, तो बेसिकली तीन चीजें आपको चेक करनी है। पहला, सेक्टर कौन सा है। दूसरा, टोटल टर्नओवर क्या है, मतलब सारे प्रोडक्शन और सर्विसेज का मिला के टर्नओवर क्या है। और इंडिविजुअली सर्विसेज और प्रोडक्शन का टर्नओवर क्या है। ठीक है, तीन चीजें चेक करनी है। पहला सेक्टर, फिर टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सर्विसेज एंड प्रोडक्शन, फिर इंडिविजुअल सर्विस और प्रोडक्शन का टर्नओवर क्या है। ठीक है सर, यहाँ पे सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी। रेगुलेटरी में आपके 5 सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन से। शुगर, टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, उसके अलावा आपका फार्मा और ड्रग्स आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं सर, और कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये 5 सेक्टर आते हैं आपके रेगुलेटरी सेक्टर के अंदर। तो अगर रेगुलेटरी सेक्टर है तो क्या चेक करोगे, टोटल टर्नओवर कितना सर, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, प्लस, यहाँ पे प्लस है और नहीं है, एंड है। एंड इंडिविजुअली सर्विस एंड प्रोडक्शन का कितना सर, 25 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर है तो सर टोटल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड इंडिविजुअल का कितना देखोगे सर, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं रेगुलेटरी सेक्टर की बात कर रही हूँ, आपके क्लाइंट का टोटल टर्नओवर कितना है, 70 करोड़, 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडिविजुअली कितना है सर, एक का 20, दूसरे का 3 का 20 और एक का 10 है। तो क्या इसके ऊपर आपको ऑडिट करवाने का नीड है? सर देखो, आपको बुक्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि 35 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन ऑडिट करवाने का नीड नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअली किसी का भी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं जा रहा। वहीं अगर ये हो जाए कि सर एक प्रोडक्ट 30 करोड़ का है, बाकी एक 20 का और दो 10-10 के हैं, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, यस सर, और खाली इसी प्रोडक्ट का ऑडिट होगा। बात समझ पाए? ठीक है, चलो सर, अब आ जाते हैं ऑडिटर के बारे में। अब सर ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है यार। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो जो है 139 के अंदर कंपनी के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं उसको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कब करेंगे, विद इन द 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। कमेंसमेंट ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, राइट। और अपॉइंटमेंट करने से पहले आप ऑडिटर से इन सारी बातों के बारे में कंफर्मेशन ले लोगे। ये सेम चीज, ये कंफर्मेशन वाली है ना, हम 139 के अंदर भी पढ़ के आए थे। क्या क्या कंफर्मेशन लेनी है, रिटर्न कंसेंट की वो लिख के एग्री करे कि हाँ वो काम करने के लिए एग्री कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो कुछ चीजों के बारे में सर्टिफाइड करे, किस किस चीज के बारे में सर वो एज पर द कंपनीज एक्ट एलिजिबल है। दूसरा, सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं जो कंडीशन 141 के अंदर। सेक्शन 141 किसके बारे में था सर, एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में। सेम प्रोसीजर्स इसके ऊपर लगते हैं। दूसरा, विद इन द सीलिंग लिमिट के अंदर है। एंड लास्ट, अगर कोई प्रोसीडिंग है तो उसकी लिस्ट बना के देगा। ठीक है, बात समझ पाए? अब सर आपने 180 डेज के अंदर उसका अपॉइंटमेंट कर दिया और इसे ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई, तो इसके बाद कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दे कि सर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा सर, किसके अंदर, CRA 2 के अंदर। CRA 1 के अंदर क्या बनाया था, बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब बना रहे हैं सर CRA 2 किसके लिए जाएगा, अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कब तक सबमिट करना है, 30 दिन, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई है जहां पे ये अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर, या फिर 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, विच एवर इज द अर्लियर। या तो आपके साल के 180 दिन, कमेंसमेंट के 180 दिन निकल गए, या फिर आपने बोर्ड मीटिंग पहले ही कर ली और उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 सबमिट कर दोगे, जहां पे आप अपने ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताओगे। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट है सर, रिमूवल ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। राइट ऑफ
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एंड CRA 2 के अंदर ही सेंटर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो भी बोला था CRA 2 के अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते तो क्या रिमूवल भी सेम में जाएगा? बेटा देख, जब तू किसी को रिमूव करेगा तो उसके बाद अपॉइंट भी करेगा, तो अपॉइंट करते हुए जो तू CRA 2 भेजेगा ना, उसी में बता देना कि पहले वाले को रिमूव कर दिया था। ठीक है, चलो सर। उसके बाद है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे और वही CRA 2 के अंदर सेंटर गवर्नमेंट को बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सर रेम्यूनरेशन। अगर ऑडिट कमिटी है एज पर द सेक्शन 177, इस कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाने का नीड है तो सर ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगी। उसके बाद अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे और रेटिफाई बाय द शेयर होल्डर। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो क्या करेंगे सर? ये प्रोसीजर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है सर। लास्ट आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट रिपोर्ट किसको जाएगी? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सर CRA 3, इस बार सेंटर गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है। CRA 3 किसको जाएगा सर? ऑडिटर CRA 3 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट। कितने दिन के अंदर? फ्रॉम द डेट ऑफ द 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बेटा देख, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के 180 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए और इसके खत्म होने के बाद नेक्स्ट 180 डेज के अंदर तक रिपोर्ट दे आना चाहिए। सर पूरे के पूरे सेक्शन में ना, एक सेकेंड, सर पूरे के पूरे सेक्शन में बस क्या क्या याद रखने की चीज है? सारा डेज किस चीज, देखो सर 180 दिन है और जो सेंटर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने वाली चीज है वो ऑलमोस्ट हर जगह 30 दिन है। ठीक है, सारी अपॉइंटमेंट्स कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। शेयर होल्डर खाली लास्ट में आके रेम्यूनरेशन रेटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे सेक्शन के अंदर सेंटर शेयर होल्डर का कोई काम नहीं है। क्लियरिटी? चलो सर, और इसके अंदर सारा काम 3 फॉर्म्स के अंदर हो रहा है। आपने CRA 3 दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है उसके 30 दिन के अंदर आप सेंटर गवर्नमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब सेंटर गवर्नमेंट को भेजेगा 30 दिन के अंदर XBRL फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर्म कौन सा जाएगा? CRA 4। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ठीक है सर। MCQ में आया CRA 2 किस किस चीज के लिए यूज होता है? सर रिमूवल के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, कैजुअल वैकेंसी के लिए, और एक ऑप्शन में आता है नन ऑफ आउ और एक में आता है ऑल ऑफ दिस। सर ऑल ऑफ दिस, जब बच्चा बोलेगा भाई रिमूवल के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए सेम कैसे हो सकता है, या क्वेश्चन आ जाए कि CRA 2 किसके लिए यूज होता है? अपॉइंटमेंट के लिए, दूसरा रिमूवल के लिए, तीसरा ऑप्शन आ जाए बोथ ऑफ अबव, थर्ड आ जाए नन। तो थर्ड के ऊपर चांसेस कम है कि बच्चा बोलेगा कि हाँ रिमूवल और अपॉइंटमेंट दोनों के लिए यूज होता है। वो उसी में घूमता रहेगा कि अपॉइंटमेंट के लिए हो रहा है, रिमूवल के लिए। याद रखना ये रिमूवल और अपॉइंटमेंट दोनों के लिए फुल यूज हो रहा है। ठीक है सर। बाकी पेनल्टीज, अगर कोई भी डिफॉल्ट होगा वही 147 की पेनल्टीज है। ठीक है सर। आ जाते हैं इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो मैं डिस्कस करना है, दैट इज द 177। नोट से शिफ्ट कर देती हूँ सर। सेक्शन 177 किसके बारे में बात करता है? ऑडिट कमेटी के बारे में, कि ऑडिट कमेटी कहाँ कहाँ बनाना कंपलसरी है, दूसरा उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है सर। हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी एज पर द सेक्शन 177, और हर उस पब्लिक कंपनी को अपनी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी सर जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स या डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर सर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। 10,150, 10,150 राइट, मतलब राइम में बोला जाता है, मतलब मैंने ऐसे याद किया था 10,150। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है सर? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, उसके रेम्यूनरेशन और उसके टर्म्स को रिव्यू करना ऑडिट कमेटी का काम है। डायरेक्टर्स और ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को चेक करना, और ये चेक करना कि जितना भी काम ऑडिट प्रोसीजर्स किए गए हैं वो इफेक्टिवली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनना और साथ में ऑडिट रिपोर्ट का एग्जामिन करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी के क्या क्या काम है सर? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसकी इंडिपेंडेंस चेक करना, ये देखना कि जो ऑडिट किया है वो अप्रोप्रिएट किया है कि नहीं किया, प्रोसीजर को रिव्यू करना, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना। ठीक है सर। उसके अलावा एक और लिख लेना IFC,
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को रिव्यू करना कि जो IFC लगे हैं वो एडुकेट हैं कि नहीं है एज पर द रिक्वायरमेंट। दीज आर द की फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है सर। उसके बाद एक को शॉर्ट नोट रह गया जो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है। अभी तक हमने लीगल चीजें पढ़ी है ना, लेकिन इंटरनल प्रोसीजर क्या रहता है। सर देखो दो केस है, या तो कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है या फिर ऑडिट कमेटी नहीं है। ठीक है, तो पहला केस है अगर ऑडिट कमेटी है तो क्या, चल पहला केस है सर अगर ऑडिट कमेटी नहीं है। सर देखो किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही, ये सब चेक करते हैं। तो ये सब कुछ चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपनी रिकमेंडेशन होती है, अपॉइंट नहीं करते ऑडिटर को, वो रिकमेंड करते हैं किसको सर, मेंबर्स को AGM के अंदर, और वहां पे क्या हो जाती है सर, अपॉइंटमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को, मेंबर्स फिर AGM में अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, सिंपल। अगर ऑडिट कमेटी है तो सर क्या प्रोसीजर रहता है, ऑडिट कमेटी चेक करेगी सर जिस भी ऑडिटर को अपॉइंट करने की सोच रहे हो उसके क्वालिफिकेशन, उसका कॉम्पिटेंस, उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही, ये सब चेक करने के बाद ऑडिट कमेटी डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशंस बताएगी, मतलब अपना नाम भेज देगी। फिर ऑडिटर को अगर वो नाम सही लगे तो वो मेंबर्स को बता देगा AGM के अंदर, वहां पे उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर ऑडिटर को वो नाम नहीं सही लगे तो वो क्या करेगा, वो ऑडिट कमेटी को वापस बोल देगा कि सर हमें ये नाम सही नहीं लग रहे, एक बार आप फिर से रिकमेंडेशन देख लो। अगर उन्होंने नए नाम भेज दिए और वो सही लगे ऑडिटर को तो सर ये नए नाम कहाँ चले जाएंगे, मेंबर्स को। ठीक है, अब पहला केस है सर, डायरेक्टर को सही नहीं लगे, उसने ऑडिट कमेटी को भेज दिया, ऑडिट कमेटी ने बोला नहीं सर आप सही कह रहे हो, आपने जो रीजंस दिए हैं ना वो वैलिड है, नहीं नहीं दूसरा नाम देखते हैं। चलो फिर तो ठीक है, नया नाम आया, डायरेक्टर को ठीक लगा तो भेज देंगे आगे। लेकिन एक केस हो सकता है कि डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं सर हमें ये नाम सही नहीं लगा, उन्होंने ऑडिट कमेटी को भेज दिया, तो क्या होगा, ऑडिट कमेटी अगर कह देती है कि नहीं सर मुझे तो यही नाम सही लग रहे हैं, तो क्या करना है, डायरेक्टर अपने नाम दे देगा मेंबर्स को, बस बता देगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ऑडिट कमेटी ने भी ये नाम दिए थे और इन रीजंस की वजह से मैंने उनको एग्री नहीं किया और मैंने अपने नाम दे दिए। बात समझ में, ये था ऑडिटर अपॉइंट करने का प्रोसीजर। चलिए सर, ये था आपका कंपनीज एक्ट का कंपनीज और कंपनी ऑडिट का रिवीजन। आई होप आपको अच्छा मजा आया होगा, फटाफट सारा रिवीजन हमने कर लिया है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज व्हाट्सएप किया कीजिए, टेक्स्ट मत करें, ठीक है, इस नंबर पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं chgarg1817 पर @gmail.com। चलिए बाय।